Hello students, this is your Shashank sir, and today we are continuing with this ARC learning revision program. Today is day 4 of the revision program और आज हम day 4 में one shot में clear करने वाले हैं body fluids and circulations. ठीक है, very important chapter, 2 to 3 questions आ ही रहा है. ठीक है, कुछ सब टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, certain ये conceptual भी है at a certain level. ठीक है, right? Now when you start with body fluids and circulation, पहले तो मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन जो यही आता है कि व्हाट इज ब्लड, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लड. व्हाट इज ब्लड, हाउ वुड यू डिफाइन ब्लड, राइट? नाउ वी डिफाइन ब्लड, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट? एक कनेक्टिव टिश्यू है. इसका ऑरिजिन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का ऑरिजिन क्या है? मेसोडर्मल, राइट? तो इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसका ऑरिजिन क्या है? मेसोडर्मल है. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि why it is fluid, ये fluid क्यों है? why it is fluid? because हमको अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट याद है कि इसमें कोलाजन या फिर इलास्टिन जैसे फाइबर्स नहीं है. ठीक है, इट डज नॉट कंटेन कोलाजन एंड इलास्टिन, दैट इज व्हाई ये क्या हो जाता है? दिस इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. करेक्ट है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है? क्वेश्चन आता है ब्लड का कंपोजिशन. सो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा. कितना परसेंट? 55%. 55% प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ब्लड में मिलने वाले जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना होता है? 45%. सो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? प्लाज्मा. कितना परसेंट? 55%. along with blood cells which are nothing but the formed elements, वो कितना परसेंट होते हैं? that is 45%. ठीक है, so blood is composed of plasma again 55% and is composed of formed elements again 45%. now उनके बीच में सब कंपोजिशंस है. जैसे प्लाज्मा में क्या क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा. प्लाज्मा में आपको वाटर मिलेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेगा. वाटर में आपका 92% the water constitutes 92% of your plasma. 92% of your plasma, whereas organic substance 8 to 9% बनाते हैं, right? 8 to 9%, and inorganic substances boast about 1% of their availability. Correct है? So water 92% of the entire plasma, 90 to 92% is water, whereas organic substances constitute 8 to 9% and inorganic substances constitute your 1%. अभी उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ही हमको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन हमको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे ज्यादा मिलता है. ओवरऑल प्लाज्मा में प्रोटीन का पार्ट कितना आता है? अराउंड 6 to 8%. क्लियर है, राइट? सो दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा. वाटर 90 to 92%, ऑर्गेनिक सब्सटेंस 8 to 9%, जिसमें प्रोटीन टोटल पार्ट में कितना बनाता है? 6 to 8%, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 1%. Whereas formed element में आपको क्या मिलेगा? एरिथ्रोसाइट, which is nothing but your RBC, leukocyte nothing but your WBC, thrombocyte nothing but your platelets. So formed elements में erythrocytes, RBC, leukocytes, WBC and thrombocytes platelets में मिल जाता है. ठीक है, right? So when we talk about plasma, अभी ब्लड को हम लोग किस में देख रहे हैं? formed elements and plasma में. when we talk about plasma क्या है? it is a straw colored viscous fluid. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, ठीक है, राइट? इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. और इस प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन तो हमने पहले देखा था कि इसमें वाटर क्या है? 92%. वाटर क्या है? 92% इज वाटर. ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना था? 8 to 9%, जिसमें प्रोटीन मैक्सिमम मिलता है. कितना? 6 to 8%. 6 to 8% आपका प्रोटीन मिल जाएगा. 6 to 8% आपका प्रोटीन मिल जाएगा. Whereas our inorganic substances contribute how much? Our inorganic substances contribute 1% of the composition of plasma. 1% of the composition of plasma. अभी these inorganic substances have ions in it. These organic substances have salts in it. उनके पास ions है, उनके पास salts भी है. तो अगर आप आयंस में देखोगे क्या क्या आयंस मिलेगा? क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. आपको क्लोराइड मिल जाएगा, आपको सोडियम मिल जाएगा, आपको पोटेशियम मिल जाएगा, आपको कैल्शियम मिल जाएगा, आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा. whereas in salts you will have NaCl, KCl, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा. ठीक है, सो सॉल्ट्स में आपको NaCl, KCl, सोडियम बाइकार्बोनेट और मिल जाएंगे. ठीक है, राइट?
नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कमिंग टू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है राइट कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो प्रोटीन मैक्सिमम था 6 to 8%, क्या क्या प्रोटीन्स मिलेगा आपको? यहाँ पे एल्बुमिन मिलेगा, आपको प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? ग्लोबुलिन. करेक्ट. सो यू हैव द एल्बुमिन, यू हैव प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन एंड यू हैव ग्लोबुलिन. एल्बुमिन, एल्बुमिन का कैरेक्टर क्या है ये ध्यान रखिएगा. एल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन. इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन. क्या कैरेक्टर है? स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन. कहां पे इसका कौन प्रोड्यूस करता है इसको? लीवर. कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर. एंड फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन. ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है. सो एल्बुमिन स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड ऑस्मो रेगुलेशन. प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन, ये वाला पोर्शन, दिस इज द लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन. ये क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट. वो स्मॉलेस्ट था तो ये लार्जेस्ट था. ये भी कौन प्रोड्यूस करता है? दिस इज आल्सो इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर. एंड फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग. ये क्लॉटिंग एक मैकेनिज्म में आपको हेल्प करता है. ठीक है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है. एंड लास्टली यू हैव योर ग्लोबिन, ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन आपको मिल जाएगा. जो जहां पे हमको क्या ग्लोबुलिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, गामा ग्लोबुलिन, बिकॉज mostly it is involved in what? Immune response. Gamma globulin is mostly involved in immune response. Clear है? Sorry. So प्लाज्मा का कंपोजिशन अगर आपने देख लिया, वाटर इज 90 to 92%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 1%, जिसमें आयन आप में क्या मिल जाएगा? क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सॉल्ट्स में आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा. ऑर्गेनिक सब्सटेंस 6 to 8%, जिसमें प्रोटीन क्या है? मैक्सिमम कितना है? 6 to 8%. वो भी 6 to 8% में कितना टाइप प्रोटीन मिलेगा? एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन. ठीक है. एल्बुमिन स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर. फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन. प्रोथ्रोम्बिन लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग है. फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग. एंड ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में बेसिकली अल्फा बीटा गामा है. हमको क्या ध्यान रखना है? गामा ग्लोबुलिन, बिकॉज इट इज मोस्टली इन्वॉल्व इन योर इम्यून रिस्पॉन्स. इट इज मोस्टली इन्वॉल्व इन योर इम्यून रिस्पॉन्स. करेक्ट है. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ योर प्लाज्मा. राइट. नाउ कमिंग टू फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपको क्या क्या मिल जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. अगर हम आरबीसी को देखें, अगर हम लोग आरबीसी को देखें, इसका नंबर क्या है? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब. 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब. साइज एंड शेप इन मोस्ट मैमल्स इसका शेप क्या है? बाइकॉनकेव है. ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स है. इट इज इन मोस्ट मैमल्स इट इज बाइकॉनकेव. बाइकॉनकेव क्यों चाहिए? बिकॉज इट नीड्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी. एंड विदाउट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स. क्यों न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स नहीं चाहिए? क्योंकि एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स से ऑक्सीजन ज्यादा कंजम्पशन करता है. आरबीसी का मेनली हम आरबीसी को किस लिए यूटिलाइज करते हैं? उसका सरफेस एरिया ज्यादा है. सेल ऑर्गेनेल्स हटा दो, सरफेस एरिया बढ़ गया है. मैक्सिमम क्या आएगा उसके अंदर में? हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके ले सकता है, व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय आवर टिश्यूज. राइट. तो अगर आपके सेल के अंदर में एक ऐसे कंपोनेंट्स बैठे हैं जो ऑक्सीजन का ज्यादा कंपोजिशन कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जिस ऑर्गन की तरफ ऑक्सीजन को भेजना चाहिए था उसको जितना चाहिए उतना तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं है? सो वी हैव चोजन दिस आरबीसी, राइट. वी हैव चोजन द आरबीसी बिकॉज इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स. और इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है? इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ये याद रहेगा. मोस्ट मैमल्स में आपको क्या बोला है? न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल मिलेगा. लेकिन फॉर एग्जांपल कैमल में क्या है? न्यूक्लिएटेड है. ठीक है. अच्छा, ये जो सरफेस एरिया हमने इंक्रीज किया, बेसिकली उसका हेल्प किसको मिलता है? हेमोग्लोबिन को. राइट. हीमोग्लोबिन. नाउ हीमोग्लोबिन इज पार्ट आयरन पार्ट प्रोटीन. 4% आयरन होता है, 96% प्रोटीन होता है. ठीक है. राइट. इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स. ठीक है. एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, 100 ml of blood contains 12 to 16 gram of hemoglobin. ठीक है. 100 ml of blood contains 12 to 16 gram of hemoglobin. Clear है? Very good. Next, formation of RBC. एम्ब्रायोनिक स्टेज में यॉर्क सैक, राइट. उसके बाद कहा लिवर या स्प्लीन. और एडल्ट स्टेज में आ जाओगे तो रेड बोन मैरो में आपका क्या हो जाएगा? रेड बोन मैरो में आपका
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हो जाएगा, ठीक है, राइट। रेड बोन मैरो में या फिर लॉन्ग बोन में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कैसे होता है कि जो रेगुलेशन करता है वो कौन करता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक हार्मोन रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन। जेजी सेल्स ऑफ किडनी releases erythropoietin. Erythropoietin causes a process called as erythropoiesis, जिससे स्टेम सेल्स बनता है रेड बोन मैरो में। स्टेम सेल्स सच एज मेगाकैरियोसाइट, जिससे क्या बनता है, प्लेटलेट। स्टेम सेल्स सच एज ल्यूकोब्लास्ट, जिससे क्या बनता है, डब्ल्यूबीसी। स्टेम सेल्स सच एज एरिथ्रोब्लास्ट, सच एज एरिथ्रोब्लास्ट। अभी एरिथ्रोब्लास्ट अंडरगोस मल्टीपल डिवीजन। रेटिकुलोसाइट लास्ट स्टेज बनाता है जिसमें न्यूक्लियस रहता है, रेटिकुलोसाइट तक आपका न्यूक्लियस रहता है। जब रेटिकुलोसाइट बन जाता है इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट्स इनटू अ मैच्योर एरिथ्रोसाइट जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, राइट। सो अल्टीमेटली दिस स्टेम सेल्स बिकॉज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, स्टेम सेल्स प्रोड्यूस मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट से क्या निकला आपका, प्लेटलेट्स। ल्यूकोब्लास्ट से क्या निकला आपका, डब्ल्यूबीसी। एरिथ्रोब्लास्ट से बहुत केमिकल रिएक्शन से होते होते आपको रेटिकुलोसाइट आता है। रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस रहता है। रेटिकुलोसाइट स्टेज अब मिल गया इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 फॉलिक एसिड, इट विल फॉर्म एरिथ्रोसाइट जिसमें आपका न्यूक्लियस रहता नहीं है। Now the lifespan of RBC is around 120 days. Lifespan is around 120 days and it dies in spleen, and that is why spleen is called as the graveyard of RBC. ठीक है, is called as the graveyard of RBC. Clear? Coming to the next, WBC. This is your army, और आर्मी हमेशा ट्रैवल नहीं करती है, ये अपने कैंटोनमेंट्स में रहती है। मिनिमम अमाउंट कभी भी कभी आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिख जाएगा, ये तभी आएगा जब योर बॉडी इज अंडर अटैक, ठीक है। Now WBC, so as the number reflects, 6000 to 8000 per mm cube. इसका शेप सर्कुलर है and there is presence of nucleus, right, and there is presence of nucleus. Now movement of RBC आपको ध्यान रखना है, this is diapetesis, locomotion movement में फिर से आएगा। movement of RBC is diapetesis, which is also called as the amoeboidal movement, correct है। Now this WBC, sorry मैं यहाँ पे RBC बोल गया शायद। The movement of WBC is called as diapetesis, right, which is also called as the amoeboidal movement. Now WBC can be divided into two parts. WBC can be divided into two parts on the presence of granules in the cytoplasm. अगर आप उसके cytoplasm में ऐसे granules है and on the basis कि यहाँ पे there is absence of granules in the cytoplasm, correct है, there is no granules present. अगर वहां पे granules present है, we call this as a granulocyte. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, granulocyte. It is called as a granulocyte. Whereas when there is absence of granules, तब हम इसको क्या बोलते हैं, agranulocyte. Absence of granules क्या बोलते हैं, agranulocyte. It is called as the agranulocyte. Clear है। Now आपके granulocyte में भी डिफरेंस है, agranulocyte में भी डिफरेंसेस एंड टाइप्स है, राइट। ग्रेनुलोसाइट का एवरेज जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर है। It has an average size of 10 micrometer, whereas a granulocyte में ये क्या करता है, ये वेरी करता है, ठीक है, ये वेरी करता है। In case of granulocytes, you will find 3: neutrophils, eosinophils, basophils. क्या क्या, neutrophils, eosinophils, basophils. फिर से granulocyte में क्या क्या मिलेगा, neutrophils, eosinophils and basophils. अभी neutrophils कैसा दिखता है, मल्टीलोबुलर स्ट्रक्चर, ऐसा जो दिख रहा है आपको मल्टीलोबुलर स्ट्रक्चर। ध्यान क्या रखना है कि इसका परसेंटेज WBC में सबसे हाईएस्ट है, कितना है, 60 to 65%। इसका परसेंटेज कितना है, 60 to 65%। Eosinophils, इट इज बाइलोब्ड, ऐसा हेडफोन की तरह बाइलोब्ड है, ठीक है, राइट, इट इज 2 to 3%। एंड Eosinophils का आपको देखेंगे तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स। इसका ग्रेन्यूल्स भी क्या है, डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स आर फाउंड, ठीक है, राइट। बाइलोब्ड है, परसेंटेज कितना है देखिए, 2 to 3%। इसका परसेंट कितना है, 2 to 3%। एंड लास्ट में क्या आता है, बेसोफिल्स, इट इज ट्राइलोब्ड और एस शेप्ड, और इसका कितना है, 0.5 to 1%, करेक्ट है। सो ग्रेनुलोसाइट neutrophils, it is neutrophils, eosinophils, basophils. Neutrophils multilobed कितना परसेंट, 60 to 65%. Eosinophils bilobed कितना परसेंट, 2 to 3%. Basophils
ट्राइलोब्ड कितना परसेंट 0.5 to 1%। ठीक है, कमिंग टू ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट में आपको लिम्फोसाइट मिल जाएगा, आपको मोनोसाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। नाउ लिम्फोसाइट का एवरेज साइज देखिए 8 माइक्रोमीटर, जो ग्रेनुलोसाइट से भी कम है। So ultimately lymphocyte is what? Lymphocyte is the smallest WBC that you ever find. Lymphocyte is the smallest WBC that you are going to find. Whereas when you look at monocyte, इसका एवरेज साइज कितना है? 18 माइक्रोमीटर, 18 माइक्रोमीटर, जो सबसे बड़ा है WBC में, and thus this is the largest, this is the largest of WBCs। अच्छा, lymphocyte का परसेंटेज कितना है? 20 to 25%। इसमें क्या है? न्यूक्लियस इज राउंड, ठीक है, राइट। और लिम्फोसाइट ये बी एंड टी लिम्फोसाइट है, राइट। वेयरएज मोनोसाइट लार्जेस्ट है, कितना परसेंट है? 6 to 8%। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है इसका? आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है द न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड, द न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड। क्लियर है? समझ में आया? करेक्ट है। सो ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट न्यूट्रोफिल्स मल्टीलोब 60 to 65%, इओसिनोफिल्स बाइलोब्ड 2 to 3%, बेसोफिल्स ट्राइलोब्ड 0.5 to 1%, A granulocyte, lymphocyte 8 micrometer, smallest 20 to 25%, monocyte 18 micrometer, largest 6 to 8%, lymphocyte nucleus is round, monocyte nucleus is kidney shaped। Now coming to functions, functions बहुत important है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट दोनों ही क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स दोनों ही क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। लेकिन परसेंटेज न्यूट्रोफिल्स का ज्यादा है, तो मैक्सिमम फेगोसाइटोसिस कौन करेगा? मैक्सिमम फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स से करेगा। अदरवाइज न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस। ठीक है। इओसिनोफिल्स, मैंने क्या बोला था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स दिख रहा था, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स, राइट। अब ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स फंक्शन भी अलग अलग देता है। इओसिनोफिल्स का एंटी पैरासाइटिक फंक्शन भी होता है, एंटी एलर्जिक फंक्शन भी होता है। इओसिनोफिल्स का एंटी पैरासाइटिक फंक्शन एंड एंटी एलर्जिक एक्शन होता है। बेसोफिल्स, बेसोफिल सेल्स मास्ट सेल्स की तरह काम करता है। बेसोफिल सेल्स में मेरे को हेपारिन मिलेगा, सेरोटोनिन मिलेगा, हिस्टामाइन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? हेपारिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन। हेपारिन is your anticoagulant, serotonin is a vasoconstrictor and histamine is a vasodilator। ठीक है, ये क्या है? This is your vasodilator, dilator। ठीक है, सो दिस इज योर vasodilator। समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है। Whereas lymphocyte, B and T lymphocyte, it helps in your immune response, it helps in your it helps in your immune response। करेक्ट है, ठीक है। नाउ लास्ट में क्या आता है? प्लेटलेट्स। इसका नंबर कितना है? 1,50,000 से 3,50,000, 1,50,000 से 3,50,000। इट इज फ्रॉम मेगाकैरियोट्स बाय ब्रेकिंग द सेलुलर कंपोनेंट। मतलब ये एक ऐसे मेगाकैरियोट अगर होगा, अगर मेगाकैरियोट होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेक कर जाएगा, इट विल ब्रेक, इट विल ब्रेक। ऐसे बीच बीच से क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद इट विल मेक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, इट विल मेक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स अगर बन गया, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स अगर बन गया, राइट, दिस इज कॉल्ड एज योर प्लेटलेट्स, दिस इज कॉल्ड एज योर प्लेटलेट्स। सिंस, ये वाला लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस देयर इज नो प्रॉपर सेल डिविजन, सिंस देयर इज नो प्रॉपर सेल डिविजन, प्लेटलेट्स में भी आपको क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। प्लेटलेट्स में भी आपको क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स कहां पे हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ठीक है, राइट। And in certain diseases such as dengue, there is heavy reduction of platelet count, there is heavy reduction of platelet count। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर है, राइट। सो अगर हमको अरेंज करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी नीड टू अरेंज किसको? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे ज्यादा नंबर किसका है? आरबीसी। उसके बाद किसका है? प्लेटलेट्स। उसके बाद किसका है? डब्ल्यूबीसी। सो सबसे पहले कौन रहेगा? आरबीसी। उसके बाद कौन रहेगा? प्लेटलेट्स। उसके बाद कौन रहेगा? डब्ल्यूबीसी। इफ वी आर अरेंजिंग आवर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो आपको आरबीसी ज्यादा मिलेगा, फॉलोड बाय प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी।
But if you want to arrange what you find, inside WBC, अगर वैसा क्वेश्चन देता है तो सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल्स, कितना है? 62-65%। उसके बाद कौन आएगा? लिम्फोसाइट, कितना है? 22-25%। उसके बाद कौन आएगा? मोनोसाइट, कितना है? 6-8%। उसके बाद कौन आएगा? इओसिनोफिल्स, कितना है? 2-3%। एंड लास्ट में कौन आएगा? बेसोफिल्स, कितना है? 0.5-1%। करेक्ट है? सो इफ WBC का अगर मेरे को सीक्वेंस बनाना है तो न्यूट्रोफिल्स 60-65%, लिम्फोसाइट 20-25%, मोनोसाइट 6-8%, eosinophil 2-3% एंड बेसोफिल 0.5-1% आपका हो जाता है. सो दिस इज द सीक्वेंस दैट यू कैन रिमेंबर. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़िया है. उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा ABO blood group. This is also important, right? ABO blood group, right? Now, ABO blood group कैसे बनता है? Based on the presence or absence of two surface antigens. क्या क्या? A and B. Surface antigen A, surface antigen B on RBC. Surface antigen A and surface antigen B on RBC. What are antigens? These are substances capable of producing an immune response. These are substances which when enter the body, they can elicit an immune response. ठीक है? So, ABO blood group, this blood grouping is based on the presence or absence of two surface antigens capable of producing an immune response, A and B on RBC. ठीक है? ये बॉडी के अंदर जाएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स देगा. सो टू नेचुरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, टू नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडीज. अगर आपको एंटीजन दिया है तो एंटीबॉडीज भी आपको देके रखा है. टू नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडीज आर फाउंड अगेंस्ट द अबव टू एंटीजेंस इन द प्लाज्मा. कहां पे मिलेगा? प्लाज्मा. यही क्वेश्चन आता है, कहां पे मिलेगा? प्लाज्मा में. ये कहां पे मिलेगा? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, वेयरएज एंटीबॉडीज कहां मिलेगा? प्लाज्मा पे. तो हम लोग with the presence of surface antigen A and B, हम लोग ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं? हाउ वुड यू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप? के सपोज आपके आरबीसी के सरफेस में क्या है? सरफेस एंटीजन A, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A. अगर आपके सरफेस में B है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B. करेक्ट है? अगर आपके सरफेस में A B दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB. और अगर आपके ब्लड ग्रुप में आरबीसी में कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? 0. तो अगर सरफेस एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप इज A. अगर सरफेस एंटीजन B है, ब्लड ग्रुप इज B. अगर सरफेस एंटीजन A B दोनों है, ब्लड ग्रुप इज AB. और अगर सरफेस एंटीजन कुछ भी नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है? 0. तो उसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्या बनेगा? अच्छा, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी उसी के अगेंस्ट में बॉडी बनाता है जो उसका अपना नहीं होता है. यहां पे मेरे पास पॉसिबिलिटी ऑफ एंटीजेंस क्या है? ए एंड बी. आइदर ए और बी, इसमें से आइदर एक मेरा होगा. जो मेरा है वो मेरा अपना है, जो मेरा नहीं है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए एंटीजन हो जाएगा. समझ में आया? तो उसके अगेंस्ट में मेरा बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी. सो इफ यू आर ब्लड ग्रुप ए, तुम्हारे पास एंटीजन क्या है? ए. तुम्हारा अपना कौन है? ए. तुम्हारे पास एंटीजन कौन सा नहीं है? बी. तुम्हारे लिए फॉरेनर कौन हो गया? बी. तुम प्रोटेक्शन किसके लिए लोगे? प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट लोगे? अपने खुद के एंटीजन के लिए या फिर फॉरेन एंटीजन के लिए? ऑब्वियसली फॉरेन के लिए लोगे. तो इफ योर ब्लड ग्रुप इज ए, योर एंटीजन इज ए, बट यू हैव टू टेक प्रोटेक्शन अगेंस्ट हुम? बी. तुम्हारा एंटीबॉडी क्या बन जाएगा? बी. सिमिलरली, if your blood group is B, your own antigen is B, तुम्हारा अपना कौन है? B. तुम्हारा अपना कौन नहीं है? A. प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में लोगे? A. तो बॉडी में एंटीबॉडी क्या बन जाएगा? A. अगर तुम्हारे पास सरफेस एंटीजन A एंड सरफेस एंटीजन B दोनों ही है, दैट मींस तुम्हारे लिए दोनों ही अपने हैं, किसी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन लेने का जरूरत नहीं है. तो तुम्हारे में एंटीबॉडी क्या बनेगा? तुम्हारे में एंटीबॉडी बनेगा 0. O. देयर विल बी नो एंटीबॉडी. Whereas, अगर तुम्हारे सरफेस एंटीजन में ना ही A है ना ही B है, उसका मतलब क्या? दोनों ही तुम्हारे लिए फॉरेनर है. तुम प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में लोगे? दोनों के अगेंस्ट में. सो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? AB. करेक्ट है? राइट? सो सेम, इफ योर सरफेस एंटीजन इज A, blood group is A. If your surface antigen is B, blood group is B.
अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर कुछ भी नहीं है तो ओ। एंटीबॉडी, अगर तुम्हारा सरफेस एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी। इफ योर ब्लड ग्रुप इज बी, एंटीबॉडी इज ए। अगर आपके पास एंटीबॉडी, आपके पास ए बी ग्रुप है तो आपका एंटीबॉडी नील है, और अगर आपके पास एंटीजन नहीं है तो आपका एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी। क्लियर है? क्लियर है? तो अल्टीमेटली इतना डिटेल्स में जाने का जरूरत क्या है, बिकॉज वी नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये तो बहुत ऊपर का सरफेस है। इवन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज ओनली अ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। कितना सारा है आपको, आप जब मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे आपको मालूम होगा बहुत सारा ब्लड ग्रुपिंग है। ठीक है, हमारे बुक में ही और एक देके रखा है आरएच ब्लड ग्रुप, उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यू नीड टू ट्रांसफ्यूज ब्लड, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, राइट, फ्रॉम डोनर टू द रिसिपिएंट, फ्रॉम डोनर टू द रिसिपिएंट आपको ब्लड ग्रुप क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो ये आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ब्लड ग्रुप, ये आपका हो जाएगा एंटीजन, ये हो जाएगा डोनर, ये होगा रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप, राइट, ये होगा रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप, राइट, एंड ये हो जाएगा रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, राइट। तो मैंने क्या बोला, मेरे को चाहिए डोनर का एंटीजन एंड रिसिपिएंट का एंटीबॉडी। क्यों मेरे को ये क्यों चाहिए, डोनर का एंटीजन एंड रिसिपिएंट का एंटीबॉडी? बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डोनर का जो एंटीजन है, ये तो डोनर है, दिस इज योर डोनर एंड दिस इज योर रिसिपिएंट। डोनर का एंटीजन जो है, डोनर का जो एंटीजन है शुड नॉट मैच विथ रिसिपिएंट्स एंटीबॉडी, रिसिपिएंट्स एंटीबॉडी से ये मैच नहीं करना चाहिए, सो दैट अगर मैच कर गया देयर विल बी क्लम्पिंग होगा। समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है। सो ब्लड ग्रुप क्या क्या है, ए बी ओ। सिमिलरली यहां पे भी रिसिपिएंट का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ओ, है कि नहीं है? करेक्ट है। अभी आप एंटीजन लिखिए, व्हाट इज द एंटीजन? ए का एंटीजन ए ही है, बी का बी होगा, ठीक है। आपका ए बी का क्या है, ए बी का सरफेस एंटीजन क्या है, ए बी, और ओ का कोई सरफेस एंटीजन नहीं है, दिस इज नील, करेक्ट है। वेयरएज ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा तो ए बी होगा तो नील, नो एंटीबॉडी, ठीक है, एंड ओ होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी, करेक्ट है। दिस इज द सीक्वेंस। नाउ एक चीज ध्यान रखना है सीक्वेंस मिलाने के टाइम पे, कि डोनर का एंटीजन वहां पे नहीं जाएगा जहां पे एंटीबॉडी के साथ मैच कर रहा है, जहां पे एंटीबॉडी के साथ मैच कर रहा है। से सपोज कि आई एम अ ब्लड ग्रुप ए, तो मैं किसको किसको डोनेट कर सकता हूँ, आई हैव टू सी कि मैं उसी को डोनेट कर सकता हूँ जहां पे मेरा ये ए एंटीजन मैच नहीं हो रहा है एंटीबॉडी से। तो ये कहां पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बी है, करेक्ट है। यहाँ पे तो नहीं जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। यहाँ पे जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैच हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट से सपोज बी, हमने बी को लिया, बी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, नहीं, मैचिंग हो जाएगा। बी कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, देयर इज नो मैचिंग। बी कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, बिकॉज देयर इज नो मैचिंग। लेकिन अंदर इस वाले में जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, ए बी किधर जाएगा, ए बी वाला किधर जाएगा, ए बी इधर नहीं जा सकता क्योंकि इसमें बी है, ए बी इधर नहीं जा सकता क्योंकि उसमें ए है, तो ए बी क्या जाएगा, ए बी इधर ही जाएगा। कहाँ पे, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ए बी इधर भी नहीं जा सकता है, सेम एंटीबॉडी है। एंड अल्टीमेटली आपका कौन आ जाता है, ओ, अल्टीमेटली आपका कौन आ जाता है, ओ। अभी ओ के पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं, राइट, तो ये यहाँ पे भी जा सकता है, तो ये यहाँ पे भी जा सकता है, तो ये यहाँ पे भी जा सकता है, तो ये यहाँ पे भी जा सकता है कि नहीं है? सो इफ यू लुक एट द एरो, इफ यू लुक एट द एरो, ए कहाँ गया है, ए और ए बी, बी कहाँ पे गया है, बी और ए बी किधर गया है, ओनली ए बी, एंड ओ किधर गया है, सब जगह। समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है। 10 आपको ओ सब जगह जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, राइट। वेयरएज अगर देखोगे ऑल द 4 एरोस, 1 2 3 4, ऑल द 4 एरोस किधर आ गया, ए बी में चला गया। सो ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है। सो सिंपल फंडा है कि डोनर्स एंटीजन शुड नॉट मैच विथ रिसिपिएंट्स एंटीबॉडी। क्लियर है? क्लियर है?
करेक्ट है? सो दिस इज योर ब्लड ग्रुप, वही है यहाँ पे भी वही दिखाया गया है, सिर्फ ये वाला याद करके रखना है कि डोनर्स एंटीजन शुड नॉट मैच विथ रिसिपिएंट्स एंटीबॉडी। और ए किधर जाएगा? ए जाएगा ए बी, बी किधर जाएगा? बी ए बी किधर जाएगा? ओनली ए बी। और ओ के पास कौन आएगा? ए बी ओ। समझ में आया? तो दिस इज यूनिवर्सल डोनर, whereas ए बी क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, दिस इज इन सिंपल टर्म्स योर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। नेक्स्ट ब्लड ग्रुपिंग क्या है? आरएच एंटीजन। ठीक है, पहले या फिर एंटीजन डी, पहले किसमें ऑब्जर्व किया गया था? रेसस मंकी के ऊपर। किसके ऊपर? रेसस मंकी के ऊपर। ह्यूमंस में 80% ऑफ द ह्यूमंस आर आरएच पॉजिटिव। ये जो ब्लड ग्रुप में ए पॉजिटिव दिखता है, बी पॉजिटिव दिखता है, ए बी पॉजिटिव दिखता है, ओ पॉजिटिव दिखता है, ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या है? आरएच पॉजिटिव। दैट मींस इसके पास आरएच एंटीजन है। whereas rest 20% of the population, rest 20% of the population, world population is RH negative। उसमें क्या नहीं है? एंटीजन एब्सेंट है। दैट मींस ये वाला जो लिखते हैं ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, समझ में आए? तो ये जो हम लिखते हैं दिस इज RH एंटीजन इज एब्सेंट। सो ह्यूमंस में 80% RH पॉजिटिव है, एंटीजन इज प्रेजेंट, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। whereas ह्यूमंस में 20% RH नेगेटिव है, एंटीजन इज एब्सेंट, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन RH एंटीजन एंड एबीओ। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप में एबी एंटीजन, एबीओ ब्लड ग्रुप में एबी सरफेस एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नेचुरली बनता है। एंटीबॉडी हमारे बॉडी में ही नेचुरली बनता है। कहां पे मिलता है? प्लाज्मा। whereas in case of RH antigen, the RH antigen does not have naturally occurring antibody। ये RH एंटीजन नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडी नहीं है। ये बॉडी में एंटीबॉडी RH के अगेंस्ट में तभी बनेगा जब RH के अगेंस्ट में आप एक्सपोज हो गए। इट इज ओनली आफ्टर द एक्सपोजर टू RH एंटीजन दैट यू विल बी फॉर्मिंग RH एंटीबॉडी। क्लियर है? क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको एक चीज पढ़ना है, समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या पढ़ना है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस का फेटालिस है कि अगर मदर, इफ द मदर इज RH नेगेटिव एंड द फिटस जो फॉर्म हुआ है वो हो गया RH पॉजिटिव। ओनली वन केस, ये रट लेना अगर याद नहीं होता है तो, कि व्हाट इज द केस? मदर क्या होगा? RH नेगेटिव एंड फीटस क्या है? RH पॉजिटिव। मदर क्या है? RH नेगेटिव, फीटस क्या है? RH पॉजिटिव। ओनली दिस केस। तब क्या होता है ना, तब क्या होता है से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? जब बेबी का डिलीवरी होता है, फीटस ब्लड gets mixed with the mother's blood, fetus blood gets mixed with the mother's blood due to placenta। वहां पे जो हम लोग बेबी को निकालते हैं तो ऑब्वियसली fetus blood बेबी के मदर्स ब्लड के साथ मिक्स होता है। नाउ मदर में RH नेगेटिव है, मतलब मदर के बॉडी को मालूम नहीं है कि RH बोल के कुछ है, whereas fetus में क्या है? RH है। तो सिंस मदर का RH पार्ट नहीं है, मदर के लिए RH क्या हो गया? एंटीजन। तो उसके अगेंस्ट में मदर का बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। तो व्हेन दिस फीटस का ब्लड अंदर में आता है, ठीक है, RH पॉजिटिव, इसको हम लोग एक एंटीजन मानते हैं। तो मदर का बॉडी में क्या? लिम्फोसाइट इसके साथ इंटरेक्ट करता है, बी लिम्फोसाइट, जिसके बाद क्या होता है? सेल डिवीजन। एंड सेल डिवीजन के बाद दिस बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस अ प्लाज्मा सेल एंड अ मेमोरी सेल। ये प्लाज्मा सेल क्या करता है? दिस प्लाज्मा सेल जनरेट्स एंटीबॉडी, राइट, स्पेसिफिकली IgM, राइट, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और ये IgM जाके इस एंटीजन को एंटीबॉडी एंटीबॉडी रिएक्शन करता है, राइट, एंड दिस एंटीजन इज किल्ड ऑफ। क्लियर है? राइट? क्या हुआ? जब RH पॉजिटिव मदर के बॉडी में एंटर किया, मदर का बॉडी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द RH एंटीजन, सो मदर ने क्या जनरेट कर दिया? इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होता है? द बी लिम्फोसाइट फर्स्ट कम्स एंड इंटरेक्ट, राइट, विद द एंटीजन। इंटरेक्शन के बाद the B lymphocyte divides into plasma cell and memory cell. Plasma cell produces the antibody,
राइट, स्पेसिफिकली आईजीएम प्रोड्यूस होता है, आईजीएम जाके एंटीजन को पकड़ता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है एंड द एंटीजन इज किल्ड ऑफ. नाउ दिस एंटायर थिंग इज कैप्चर्ड बाय द मेमोरी सेल. मेमोरी सेल ने अभी इस आरएच के अगेंस्ट में सारा इंफॉर्मेशन जनरेट कर लिया है. नाउ वी कैन से द मदर हैज प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच. तो मदर के बॉडी में क्या हो गया, आरएच एंटीबॉडी. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट प्रेगनेंसी में नो प्रॉब्लम बिकॉज द फीटस इज ऑलरेडी वेंट आउट. प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा इन दी सेकेंड प्रेगनेंसी. ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर फिटस फिर से क्या निकला, आरएच पॉजिटिव निकला. ठीक है, फिटस क्या फिर से क्या निकला, आरएच पॉजिटिव. एंड ड्यू टू सम रीजंस यहां पे क्या हो गया, ये आरएच एंटीजन मदर्स के बॉडी में अंदर एंटर कर गया. आरएच जो एंटीजन है, आरएच पॉजिटिव एंटीजन, ये मदर के बॉडी में फिर से एंटर कर गया. नाउ द बॉडी हैज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड द एंटीबॉडी, राइट. इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी था, प्लस इसके पास मेमोरी सेल था. नाउ इन द सेकेंड स्टेज व्हाट हैपेंस, द मेमोरी सेल इज द वन दैट इज जनरेटिंग द एंटीबॉडी. सेकेंड स्टेज में दिस मेमोरी सेल इज प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी डायरेक्टली. ये पूरा स्टेप चाहिए ही नहीं. मेमोरी सेल के पास मेमोरी था कि ये पहले भी आया था, हमने इसको मारा था, तो क्या चाहिए इसको मारने के लिए, इसके पास रेडी है. द मेमोरी सेल जनरेट्स द एंटीबॉडी. और कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, आईजीजी. आईजीजी इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी. ये तो जाके एंटीजन को मारता ही मारता है, प्लस सिंस इट इज स्मॉल इट कैन इजीली क्रॉस द प्लेसेंटा. और जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, इट डायरेक्टली अटैक्स द फिटस. और फिटस को अटैक करता है कैसे, बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स आरबीसी. कैसे अटैक करता है, बाय डिस्ट्रॉइंग आरबीसी. तो जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, द फिटस सफर्स फ्रॉम एनीमिया होता है. उसके बाद बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन कंटेंट बढ़ता है, द फिटस सफर्स फ्रॉम जॉन्डिस. ठीक है, फिटस सफर्स फ्रॉम जॉन्डिस एंड अल्टीमेटली इट कॉजेस द डेथ ऑफ द फिटस. समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है. This is called as erythroblastosis fetalis. It is called as erythroblastosis fetalis. समझ में आया, राइट. इसके बचने का उपाय क्या है, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, राइट, एंटी आरएच एंटीबॉडीज इंजेक्शन लगाना पड़ता है, सो दैट बॉडी डज नॉट फॉर्म्स द आरएच एंटीबॉडी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है, लिम्फ, राइट. नाउ लिम्फ क्या है, ब्लड लो, ब्लड से क्या हटा दो, आरबीसी, platelets and macroproteins. If you remove RBC, platelets and macroproteins from blood, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा lymph. आपको क्या मिल जाएगा, lymph. करेक्ट है, आपको lymph मिल जाएगा. Blood minus RBC, platelets and macroproteins is your lymph. तो lymph is a colorless fluid and it acts as a middleman between blood and cells. मतलब इसका फंक्शन सिमिलर टू ब्लड है. बात यही है कि जहां जहां ब्लड नहीं जा सकता वहां वहां lymph जाता है. ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन फंक्शन. ठीक है, सिर्फ ये याद रखिएगा, लिम्फ बनता किससे है, ब्लड माइनस आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड मैक्रोप्रोटीन्स. ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दिस वन, कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ब्लड क्लॉटिंग में आपको क्या देखना है कि हमारे यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग डिटेल्स में नहीं देके रखा है, एंड वी आर गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी ओनली. हम एनसीईआरटी से ही चल रहे हैं. ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे. नाउ व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. क्या प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस. इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस और a cascade. इसको क्या बोल सकते हैं, cascade. It is a multi-step process where product of reaction acts as a catalyst for the next. Product of reaction A से B हो गया, अभी B फॉर्म होगा, उसी के वजह से C से D होगा, right? So product of one reaction acts as a catalyst for the next reaction. ठीक है, in total कितना factors involve होता है, 13. There are 13 factors are involved and blood calcium, आपका जो blood calcium है, it plays a very important role. Blood calcium plays a very important role in this. ठीक है, now एक summarized point of क्या है, summarized point of हमारा जो blood coagulation जो book में देके रखा है, उसमें क्या बोला गया है कि suppose this is your blood vessel, और blood vessel क्या हो गया, injured हो गया. ठीक है,
नाउ दिस व्हेन दिस ब्लड वेसल्स गट इंज्यूर्ड, या फिर ये वेसल जो भी इंज्यूर्ड हुआ, टिश्यू इंजरी हुआ, दिस इंज्यूर्ड टिश्यू ये क्या रिलीज करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, नाउ ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब यहाँ पे आएगा, when the injured tissue releases thromboplastin, right, it causes the deposition of platelets. First step ये है, injured tissue is releasing thromboplastin and because of this thromboplastin there is deposition of platelets. आसपास जितना भी platelets होगा सब deposit हो जाएगा. Once the platelets is deposited, they start to release tissue thromboplastin. ठीक है, right? Deposit platelets also release what? Tissue thromboplastin along with other clotting factors. Along with other clotting factors. Now, ये दो थ्रोम्बोप्लास्टिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ whom? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लड कैल्शियम. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लड कैल्शियम. ठीक है, क्या फॉर्म करता है? थ्रोम्बोकाइनेस. क्या फॉर्म करता है? थ्रोम्बोकाइनेस. Now, thrombokinase is an enzyme complex. Thrombokinase is an enzyme complex, right? ठीक है, पहला काम क्या है? What is its first work? To inactivate heparin. हेपारिन को क्या करता है? ये इनएक्टिवेट करता है. ना व्हाई हेपारिन इज इनएक्टिवेटेड? बिकॉज जब तक हेपारिन रहेगा ब्लड का कोआगुलेशन नहीं होगा. ब्लड का क्या नहीं होगा? कोआगुलेशन नहीं होगा. ठीक है, नाउ थ्रोम्बोकाइनेस इनएक्टिवेट्स हेपारिन, राइट. दूसरा वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एक्टिव थ्रोम्बिन. इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन. जब ये थ्रोम्बिन एक्टिव होता है, दिस थ्रोम्बिन देन एक्ट्स ऑन फिब्रिनोजन. OGEN है, फिब्रिनोजन. थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन फिब्रिनोजन, राइट. एंड इसको किसमें कन्वर्ट करता है? फिब्रिन. फिब्रिनोजन सोल्यूबल था, फिब्रिन क्या है? इनसोल्यूबल. जब फिब्रिन का फॉर्म होता है, वो क्या बनाता है? मेश लाइक स्ट्रक्चर. क्या बनाता है? ऐसा मेश लाइक स्ट्रक्चर. और इसी मेश लाइक स्ट्रक्चर में आपका क्या फंस जाता है? डेड आरबीसीज, ठीक है, ब्लड सेल्स एक्सेट्रा, ये सब फंस जाता है, राइट. तो जब ये मेश लाइक स्ट्रक्चर में ये सब फंसता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट क्लॉट. इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट क्लॉट. इनिशियली जब कट जाएगा, कटने के बाद जब धीरे धीरे क्लॉट बनता है, अगर आप टच करोगे तो क्लॉट हट जाता है, फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाता है. तो वो इनिशियल स्टेज का क्लॉट क्या है? सॉफ्ट क्लॉट. इसको अगर आप एयर के कांटेक्ट में रहने दोगे, इफ यू लेट इट रिमेन इन कांटेक्ट ऑफ एयर, ये क्या बना देगा आपको? ये बना देगा आपको हार्ट क्लॉट. क्या बना देगा? हार्ट क्लॉट. ठीक है, डिटेल स्टेप्स है इसका, लेकिन हमारे किताब में इतना ही समराइज्ड पॉइंट है, तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा. ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा. इतना ही इसमें काफी है. क्या याद रखना है? कि द इंज्यूर्ड टिश्यू क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसके वजह से देयर इज deposition of platelets. Now deposited platelets also release tissue thromboplastin and both of them under the influence of blood calcium किसमें convert होता है? Thrombokinase. This is an enzyme complex. Multiple enzymes इसमें क्या बनता है? Thrombokinase का पहला काम है हेपारिन को इनएक्टिवेट कर दो, राइट. हेपारिन को हटाओ, क्योंकि जब तक हेपारिन रहेगा ब्लड कोआगुलेट नहीं करेगा. हेपारिन को हटाने के बाद प्रोथ्रोम्बिन एक है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेज में है, इसको एक्टिव बनाओ. थ्रोम्बिन जब बन जाएगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा? इनएक्टिव फिब्रिनोजन को बना देगा. फिब्रिन जब बन जाएगा, वो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें सारा डेड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड सेल्स आके फंस जाएगा, मेकिंग अ सॉफ्ट क्लॉट. एंड दिस सॉफ्ट क्लॉट वुड इन कांटेक्ट विद एयर वुड बिकम योर हार्ट क्लॉट. क्या बन जाएगा? हार्ट क्लॉट बन जाएगा. समझ में आया? सो दिस इज योर ब्लड कोआगुलेशन. ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम. दो ही सर्कुलेटरी सिस्टम याद करके रखना. एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका देयर इज नो वेल डेवलप्ड blood vessel system, not well developed. Whereas closed वाला क्या होता है? Developed. This is developed blood circulatory system. ये not developed क्यों है? Because the heart pumps blood into cavity called sinuses और hemocoel, जहाँ पे organs क्या रहता है? उस sinus के अंदर में. This is the sinus, this is the hemocoel. इस sinus के अंदर में आपका क्या रहेगा? सारा body organs ऐसे रहेगा. तो blood इधर से pump करेगा heart, और वो साइनस में आएगा, और साइनस में जितना भी ऑर्गन्स रहेगा वो डायरेक्टली ब्लड से डूबा हुआ रहता है. ठीक है, राइट. सो दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. ऑल द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द साइनस हेमोसील, dipped in the blood and absorb nutrients, gases etc directly from the blood. Whereas closed वाले में क्या है? Heart pumps blood through an extensive network of blood vessels. ठीक है, पूरा blood vessels में. क्लियर है?
क्या याद रखना है? एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? आर्थ्रोपॉड्स में देखने को मिलेगा, वेयरएज मॉल्यूस्क में देखने को मिलेगा. कहाँ कहाँ मिलेगा? आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉल्यूस्क. वेयरएज मेरा क्लोज सर्कुलर सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलेगा? वर्टिब्रेट, एनिलिड्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स, एनिलिड्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स. क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गया था आपका ओपन एंड क्लोज सर्कुलर सिस्टम, राइट? अच्छा, थोड़ा ब्लड वेसल्स देखना है. ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा याद करके रखना है. नाउ ब्लड वेसल्स बेसिकली आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज होता है. नाउ व्हाट आर आर्टरीज? Arteries always originate from the heart and end in capillaries. Always originate from the heart and end in capillaries. Heart से आया, कहाँ पे end किया? Capillaries. Whereas veins क्या है? Capillaries से originate करता है और end कहाँ पे करता है? Heart. Right? Arteries always originates from heart and ends in capillaries, whereas veins originate from capillaries and ends in heart. ठीक है? तो ये याद रखिएगा. इसके अलावा देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन. ठीक है? आर्टरीज देखो, आर्टरीज में 3 लेयर है, वेन में भी 3 लेयर है. द आउटर लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया एंड इंटरनल लेयर इज ट्यूनिका इंटरना या फिर ट्यूनिका इंटीमा. वायरस कैपिलरी क्या है? सिंगल लेयर एंडोथेलियम में. करेक्ट है? आर्टरी का ल्यूमेन इज स्मॉल, इसका पैसेज स्मॉल है एंड देयर इज हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है? एंड हाई ब्लड प्रेशर है तो ट्यूनिका मीडिया क्या है? थिक है. वायरस वेन का ल्यूमेन क्या है? लार्ज है, ब्लड प्रेशर लो है एंड आपको यहां पे क्या है? ट्यूनिका मीडिया इज थिन. राइट? ऑल्सो सिंस ये हार्ट के साथ, आर्टरीज का हार्ट के साथ रिलेटेड रहता है, तो यहाँ पे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से ही ब्लड फ्लो का रिलेशन है, तो यहाँ पे फ्लो क्या है? डिसकंटिन्यूअस. द फ्लो इज डिसकंटिन्यूअस. द फ्लो ऑफ ब्लड राइट इन थ्रू आर्टरीज इज डिसकंटिन्यूअस, वेयरएज इन वेन्स क्या है? कंटिन्यूअस है. एक यूनिक कैरेक्टर है वेन्स का, इज दिस स्ट्रक्चर. ये क्या है? वाल्व. राइट? आपको वेन्स में वाल्व मिल जाएगा, वेयरएज आपको आर्टरीज में वाल्व्स नहीं दिखेगा. समझ में आया? So these are the certain differences that you need to remember between arteries, veins and capillaries. ठीक है? इसके बाद आते हैं सिंगल सर्कुलेशन में. टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल में भी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. ठीक है? सिंगल सर्कुलेशन में क्या है? सिंगल सर्कुलेशन वहीं पे देखने को मिलता है जहां पे हमारे पास क्या है? 2 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है? देयर आर 2 चेम्बर्ड हार्ट. जैसे फॉर एग्जांपल इन फिश में क्या हो गया? आपका एक वेंट्रिकल है, एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है. ठीक है? राइट? अभी आपका क्या होता है ना, सपोज टिश्यूज से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये टिश्यूज है, टिश्यूज से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होता है. ठीक है? ये एट्रिया में घुसता है. एट्रिया से किधर जाता है? वेन्स. एट्रिया से हमारा वेंट्रिकल्स में जाता है एंड वेंट्रिकल्स वापस इसको पंप करता है किसको? गिल्स में. गिल्स में ये ऑक्सीजनेटेड बनता है एंड ये किधर आता है? वापस टिश्यू में. सो ये टिश्यू टू हार्ट, हार्ट टू क्या हो गया? टिश्यू हो गया. टिश्यू टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यू. एक सिंगल सर्कुलेशन किया. टिश्यू टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यू, टिश्यू टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यू. ठीक है? तो इसको एक सिंगल सर्कुलेशन का एग्जांपल मानते हैं. दिस इज कॉल्ड एज योर सिंगल सर्कुलेशन. ठीक है? तो बेसिकली सिंगल सर्कुलेशन कब होगा? जब आपके पास एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा या फिर 2 चेम्बर्ड हार्ट होगा. राइट? एग्जांपल क्या है? फिश. और एक चीज आप ध्यान रखिए, टिश्यू से तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है. डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में जा रहा है और वेंट्रिकल्स वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही पंप कर रहा है. करेक्ट है? तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही हार्ट से पंप कर रहा है. ये तो अच्छा है कि बीच में क्या है? आपका गिल्स, जहां पे वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. सिंस इन फिश हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड पंप्स आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेनस हार्ट. क्या हार्ट बोलते हैं? वेनस हार्ट. ठीक है? राइट? नाउ कमिंग टू डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन में आपका देयर इज इक्वल डिवीजन. ठीक है? आपका 2 एट्रियाज है एंड 2 वेंट्रिकल्स है, समथिंग लाइक दिस. राइट? सो यू हैव द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, देन यू हैव द राइट वेंट्रिकल एंड यू हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है? आपके राइट साइड में क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट साइड में क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेयर एज लेफ्ट साइड में क्या रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है? नाउ आपको
ये हो गया टिश्यूज, लंग्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से किधर जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। अभी टिश्यूज में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा तो टिश्यूज से क्या ब्लड निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किधर जाएगा, राइट साइड में। तो राइट साइड में राइट एट्रियम ने रिसीव किया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल रिलीजेस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट गोज टू द लंग्स, ठीक है। इट गोज टू द लंग्स, लंग्स में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड होगा, ब्रीदिंग एक्सचेंज में पढ़ा था, ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होके फिर से किधर चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये हार्ट से टिश्यूज, टिश्यूज से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से टिश्यूज, हार्ट से टिश्यू, टिश्यू से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट। तो यहाँ पे दिस इज सर्कुलेटिंग टू टाइम्स, ये एक सर्कुलेशन है और ये दो सर्कुलेशन है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सर्कुलेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सर्कुलेशन। समझ में आया, करेक्ट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सर्कुलेशन, राइट। तो अभी आप देखोगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सर्कुलेशन। अच्छा, यहां पे देखो हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हार्ट एंडिंग इन टिश्यूज क्या होगा, आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से ऑरिजिनिंग फ्रॉम हार्ट एंडिंग इन टिश्यूज क्या होगा, आर्टरी। ऑरिजिनेटिंग इन टिश्यूज एंडिंग इन हार्ट क्या है, वेन। ऑरिजिनेटिंग इन टिश्यूज एंडिंग इन हार्ट क्या है, वेन है, करेक्ट है, राइट राइट। बट अभी अगर आप इसको नेमिंग करोगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड में आपका लंग्स इन्वॉल्व है, इसको हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक बोलते हैं। तो ये हो गया सिस्टेमिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया सिस्टेमिक वेन एंड ये हो गया पल्मोनरी वेन, राइट। नाउ आर्टरीज और वेन्स को ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेट करने का प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली हर आर्टरीज आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं दे रहे। सिस्टेमिक आर्टरी या फिर एओर्टा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या ब्लड ले रहा है, डीऑक्सी ब्लड ले रहा है, राइट। सिस्टेमिक वेन या फिर वेना कावा डीऑक्सी ब्लड तो ले रहा है, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या ब्लड ले रहा है, ऑक्सी ब्लड ले रहा है कि नहीं है, समझ में आया, करेक्ट है। सो दिस इज अ डबल सर्कुलेशन। कहां पे मिलेगा, फोर्थ चेंबर्ड वाले में, जहां पे दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स है, क्लियर है, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स, करेक्ट है। अच्छा, वर्टिब्रेट हार्ट का एवोल्यूशन, राइट। फिश हार्ट क्या है, टू चेंबर्ड, वन एट्रिया वन वेंट्रिकल, सर्कुलेशन क्या है, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबिया रेप्टाइल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ व्हाट, विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल क्या है, थ्री चेंबर्ड, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। इसमें डबल सर्कुलेशन मतलब राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीनेटेड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा, लेकिन वेंट्रिकल तो एक है। यहाँ पे आके क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, फोर चेंबर्ड है, इसमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लियर है, क्या मिलेगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन चलेगा, ठीक है, राइट। सो ये हो गया आपका सर्कुलेशन। उसके बाद क्या आता है, हार्ट, ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ एकदम कार्डियक मसल्स, इट इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, इट इज सिचुएटेड, कहां पे सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट, इट इज सिचुएटेड बिटवीन दी इन दी thoracic chamber between the two lungs, it is situated between the two lungs, slightly tilted towards the left, it is not situated in the left, it is situated between the two lungs and is slightly tilted towards the left in a notch called as the cardiac notch, ठीक है। it is again covered by a double membrane पेरिकार्डियम, जिसके पास क्या है, इसके पास भी क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसके पास भी क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो दिस इज द बेसिक हार्ट का लोकेशन क्या है। अभी हार्ट का चेंबर्स है, 4 चेंबर्स है, ठीक है, पाथवेज भी है जो हमको याद रखना है, ठीक है। सो द हार्ट हैज 2 अपर स्मॉलर एट्रिया, ठीक है, एंड इट हैज 2 लोअर लार्ज वेंट्रिकल्स, ऊपर वाला एट्रिया स्मॉल है एंड नीचे वाला आपका वेंट्रिकल्स क्या है, लार्ज है। नाउ द 2 स्मॉलर एट्रिया आर सेपरेटेड बाय अ thin muscular interatrial septum, राइट। एरिया छोटा है तो इसका सेपरेशन भी क्या होना पड़ेगा, थिन होना पड़ेगा ना, करेक्ट है। सो द 2 अपर स्मॉलर एट्रिया इज सेपरेटेड बाय अ थिन interatrial septum, करेक्ट है। Whereas आपका लोअर वेंट्रिकल्स क्या है, लार्ज है, लोअर वेंट्रिकल लार्ज है, द 2 larger ventricles are separated by what, it is separated by a thick interventricular septum, it is separated by a
थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और इंडिविजुअल एट्रिया और वेंट्रिकल, मतलब राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय अ थिक atrioventricular septum. It is separated by a thick atrioventricular septum, right? So two smaller atrias separated by thick या thin interatrial septum. It is separated by thin interatrial septum, whereas two lower ventricles separated by thick or thick interventricular septum. Individual atria and ventricles, right ventricle, left atria. Right ventricle is separated by thick or thick atrioventricular septum. Clear है? Now थोड़ा connections देख ले. Right atrium and right ventricle के बीच का connection, left atrium और left ventricle के बीच का connection, right atrium और right ventricle के बीच का connection, right? It is covered by a valve. It is covered by a valve with three muscular flaps. It is covered by a valve with three muscular flaps, which is also known as your ट्राइकास्पिड वाल्व. तो अल्टीमेटली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व मिल जाएगा? ट्राइकास्पिड वाल्व. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व मिल जाएगा? ट्राइकास्पिड वाल्व. वेयरएज आपका जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, क्या मिल जाएगा? इट इज कवर्ड बाय टू फ्लैप्स व्हिच इज नोन एज बाइकास्पिड या फिर मिट्रल वाल्व. दैट मींस लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा मिल जाएगा? आपको बाइकास्पिड या फिर मिट्रल वाल्व. ऑल्सो राइट वेंट्रिकल से किसमें? पल्मोनरी आर्टरी. लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें? एओर्टा. पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, इनके बीच में कौन सा वाल्व मिलेगा? इनके बीच में मिलेगा सेमिलुनर वाल्व. सो राइट वेंट्रिकल ओपनिंग इनटू पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल ओपनिंग इनटू एओर्टा इज कवर्ड बाय सेमिलुनर वाल्व. तो ये आपका सेप्टम्स हो गया, ये आपका वाल्व्स हो गया. करेक्ट है, राइट? उसके बाद आपको देखना है हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट. नाउ कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट क्या है? हम लोग का हार्ट क्या है? मायोजेनिक. ये क्या है? मायोजेनिक. ये सेल्फ कंट्रैक्टिंग है. दिस इज सेल्फ कंट्रैक्टिंग. दिस सेल्फ कंट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी is due to the presence of modified cardiac musculature. It is present due to the presence of modified cardiac musculature, which is called as the nodal tissues. It is called as the nodal tissues. Clear है? It is self contracting property is due to the presence of modified cardiac musculature, which is called as the nodal tissues. कितना type of nodal tissues है? 4. SA node, AV node, AV bundle, bundle of His and Purkinje fibers. ठीक है? SA node कहां पे मिलेगा? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. कहां पे मिलेगा? अपर राइट कॉर्नर. ये अपर क्या है? राइट कॉर्नर. ठीक है, अपर, ये राइट एट्रियम है. अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में मेरे को क्या मिल जाएगा? एसए नोड. अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम मेरे को क्या मिल जाएगा? एसए नोड. ठीक है, फिर एवी नोड कहां मिलेगा? एवी नोड कहां पे मिलेगा? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. ये कहां पे मिला? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. ये कहां पे मिला? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. दिस इज कॉल्ड एज एवी नोड. Now SA node maximum impulse generate करता है, करेक्ट है, 70 to 75 impulses in a minute. It controls the downstream impulses, इसलिए इसको पेसमेकर बोलते हैं. ठीक है, और अगर बॉडी में पेसमेकर खराब होता है तो जो आर्टिफिशियल पेसमेकर बैठाते हैं इसी के प्लेस में बैठाते हैं. AV node लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम खुद से भी इंपल्स जनरेट कर सकता है 60 to 65 impulses in a minute. लेकिन अगर पेसमेकर खराब हो गया तो बॉडी हार्ट क्या हो जाएगा? एरिथमिक हो जाएगा. एवरीवन विल स्टार्ट टू इंडिपेंडेंट कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा. उसके बाद आता है एवी बंडल. एवी बंडल कहां पे रहता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर. कहां पे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर. एंड परकेंजी फाइबर्स क्या रहता है? परकेंजी फाइबर्स रहता है आपके प्रेजेंट ओनली इन दी वेंट्रिकल्स. कहां पे रहता है? ओनली इन दी वेंट्रिकल्स. सो एवी बंडल एंड बंडल ऑफ हिस, एवी बंडल एंड बंडल ऑफ हिस, राइट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में रहता है, जो 40 to 45 impulses per minute देता है. and Purkinje fibers present only in ventricles, जो 20 to 25 impulses in a minute. that means all of them are independent. वो independently contraction कर सकता है, लेकिन since सबका आपका जो रिदम है वो सेम नहीं है, वो एरिथमिया क्रिएट कर सकता है. इसलिए जो मैक्सिमम इंपल्स जनरेट कर सकता है वही बन जाता है पेसमेकर, व्हिच इज आवर SA node. क्लियर है, राइट? नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला है कार्डियक साइकिल. This is very important. Just quick revision with the points that is being given, right? With the points that is being given कि यहाँ पे क्या क्या आपका कार्डियक साइकिल में दिखने को मिलता है. Now cardiac cycle, when you look at the cardiac cycle, right? To begin with, all the four chambers of the heart are in a relaxed state. क्या है? Relaxed state. That is,
they are in joint diastole. So cardiac cycle start किससे होता है? Joint diastole, जहां पे चारों चेंबर, all the four chambers are in a relaxed state. All the four chambers are in a relaxed state. ये relaxed state में है, ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा? As the tricuspid and bicuspid valves are open, tricuspid and bicuspid valves are open, ठीक है. ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, कहां से? पल्मोनरी वेन्स, ठीक है. एंड वेना कावा, कहां से? वेना कावा, करेक्ट है. पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स. यहां तक पहुंच जाता है किसके थ्रू? थ्रू राइट एंड थ्रो इन flows into the left and the right ventricle respectively through the left and right atria. Since connection खाली है, connection open है, तो जो एट्रिया में ब्लड हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल में क्या है? दोनों ही, एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड है. अगर एट्रिया रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल्स, एट्रिया में जो ब्लड आएगा, सिंस दे आर रिलैक्स्ड, वाल्व तो ओपन है, तो एट्रिया में जो ब्लड आएगा वो वेंट्रिकल्स में भी आएगा. तो पैसिवली वेंट्रिकल्स ऑलरेडी फिल अप हो जाता है, ठीक है. इट ऑलरेडी फिल अप हो जाता है, करेक्ट है. यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि द सेमिलुनर वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज, ठीक है. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या हो गया? सेकेंड स्टेप में the SA node now generates an action potential. SA node ने क्या किया? Action potential generate कर दिया. Now as the SA node is generating action potential, it causes the contraction of atria. Atria का क्या हो जाता है? Contraction, right? So which stimulates both the atria to undergo simultaneous contraction, which is called as the atrial systole. और अगर ऊपर वाला एट्रिया से स्क्वीज कर रहा है, तो ऊपर का जो ब्लड है वो और भी जल्दी नीचे की तरफ आएगा, सो देयर इज अ क्विक फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स क्या हो रहा है? क्विक फिल हो रहा है. दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय कितना परसेंट? 30%. इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय 30%, ठीक है. फिर द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AV नोड एंड AV बंडल. मतलब AC नोड पे जब रहेगा, AC नोड से जब एक्शन पोटेंशियल नीचे आता जाएगा तो किसको पकड़ेगा? AV नोड से किधर जाएगा? AV बंडल फिश, और उसके बाद परकेंजी फाइबर्स. तो अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल कहां पे पहुंच गया? परकेंजी फाइबर्स कहां पे था? वेंट्रिकल्स में. तो नाउ हु विल कॉन्ट्रैक्ट? वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. एज सून एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, एट्रिया कहां पे हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है, करेक्ट है. तो इन द नेक्स्ट स्टेज क्या हो गया? एट्रिया रिलैक्स हो गया, राइट. वेयरएज वेंट्रिकल्स क्या कर गया? कॉन्ट्रैक्ट. वेंट्रिकल्स हो गया कॉन्ट्रैक्ट. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, राइट, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ फिश ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, दिस causes the ventricular muscles to contract, called as the ventricular systole. The atria undergoes क्या? Atria undergoes relaxation to its diastole, coinciding with the ventricular systole. Now when the atria undergoes ventricular systole, it increases the ventricular pressure. ventricles में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. अभी प्रेशर रिलीज करने का क्या उपाय है? जो सेमिलुनर वाल्व्स थे, द सेमिलुनर वाल्व्स वुड ओपन. सेमिलुनर वाल्व्स क्या हो जाएगा? खुल जाएगा. एज सेमिलुनर वाल्व्स ओपन, राइट, ठीक है. और ऊपर से क्या बंद हो जाता है? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज. क्यों क्लोज हो जाता है? so that there is no backflow, ऊपर की तरफ ब्लड ना चला जाए, एट्रिया में ब्लड ना चला जाए, right? So the ventricular pressure causing the closure of the bicuspid and tricuspid valve due to attempted backflow of the blood into the atria. As the ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery and the aorta are forced open. And as soon as वो forced open हो जाता है, सारा blood circulation में निकल गया. सारा blood क्या हो गया? Circulation में निकल गया, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. ठीक है. The ventricles now relaxes, ventricular diastole, and the ventricular pressure falls. As the ventricular pressure falls, this causes the closure of semilunar valves, which prevents the backflow of blood into the ventricles, right? As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood, which was being emptied into them by the veins. Correct hai? Now the blood once again moves freely into the ventricles, right? Now the ventricles and atria are once again in a relaxed, that is joint diastole state as earlier. So you started from a joint diastole and you ended in a joint diastole. When you started with a joint diastole and you ended in a joint diastole, ultimately this was your cardiac cycle. ये क्या था? This was your cardiac cycle. Clear है? Right? तो
क्वेश्चंस क्या याद रखना है, एक कार्डियक साइकिल इट लास्ट फॉर हाउ मेनी सेकंड्स, 0.8 सेकंड्स, इट लास्ट फॉर 0.8 सेकंड्स, ठीक है, राइट, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 1 हार्ट बीट एंड इन अ मिनट, राइट, आपको 72 टाइम्स, नॉर्मल हार्ट बीट कितना मिलेगा, 72 टाइम्स, ठीक है, विथ ईच कार्डियक साइकिल द अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, जो हमको निकल के आता है दैट इज 70 ml व्हिच इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट, एंड इन अ मिनट आप स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो, राइट, निकलता है क्या हमारा कार्डियक आउटपुट व्हिच इज अराउंड 5000 ml या फिर 5 लीटर, ठीक है, सो स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर हाउ मच, 0.8 सेकेंड्स, ठीक है, वन हार्ट बीट 72 टाइम्स बीट करता है, एक हार्ट बीट में कितना ml ब्लड निकलता है, 70 ml व्हिच इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, 72 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, ऑलमोस्ट इक्वल टू 5000 ml या फिर 5 लीटर व्हिच इज द कार्डियक आउटपुट, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक्सटर्नली अगर आप याद कर सकते हो तो एक चीज याद रखना कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में होता है वेंट्रिकल क्या करता है, रिलैक्स, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में होता है एट्रिया क्या करता है, रिलैक्स, लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है एट्रिया भी क्या करता है, रिलैक्स। नाउ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम कितना है, 0.3 सेकेंड्स, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का टाइम कितना है, 0.4 सेकेंड्स, राइट, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, दैट मींस 0.1 सेकंड के लिए वेंट्रिकल भी रिलैक्स करता होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड्स, तब एट्रिया रिलैक्स होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का टाइम कितना होता है, 0.3 सेकंड्स, ठीक है, प्लस वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है तब एट्रिया भी रिलैक्स करता है 0.4 सेकंड्स के लिए, तो अगर मैं टोटल करूं एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में कितना रहता है, 0.1 सेकंड, लेकिन रिलैक्स स्टेट में कितना रहता है, 0.3 प्लस 0.4 कितना, 0.7, whereas ventricles रिलैक्स स्टेट में कितना रहता है, रिलैक्स स्टेट में आपका रहता है 0.4 और यहाँ पे 0.1 दैट इज 5.5, whereas कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कितना रहता है, 0.3, करेक्ट है। कभी कभी ट्रिक क्वेश्चन बनता है, अगर याद कर सकते हैं तो याद कीजिएगा। दिस इज द टोटल टाइमलाइन इन विच द कार्डियक साइकिल इज डिवाइडेड, ठीक है, एंड लास्टली कार्डियक साइकिल आपको ये साउंड से बंद होगा, लब डब साउंड। The closure of tricuspid and bicuspid valve produces the lub sound, and the closure of the semilunar valve produces the dub sound. Closure of tricuspid and bicuspid valve produces the lub sound, whereas closure of semilunar valves produces the dub sound. This is called as the lub dub. ये क्या फॉर्म करता है, आपका लब डब साउंड फॉर्म करता है। तो यहां तक आपका कार्डियक साइकिल खत्म होता है। दिस इज दी कार्डियक साइकिल, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है, एक क्या है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, ठीक है, राइट। नाउ द मशीन दैट ये ईसीजी मेजर करता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, द मशीन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, whereas डी आपको जो ये ग्राफ बना के देता है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर ईसीजी, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इट इज द मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल अल्टीमेटली क्या है, वो एसए नोड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया उसी की वजह से हुआ ना, तो एक्शन पोटेंशियल अल्टीमेटली क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हुआ। तो हम उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लीड्स। तो जब विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लीड्स हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, दैट बिकम्स योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये लीड्स क्या होता है, टू टाइप्स के लीड्स होते हैं, एक लिम्फ लीड्स होता है, एक चेस्ट लीड्स होता है। लिम्फ लीड्स के बारे में बुक में लिखा हुआ है कि लिम्फ लीड्स आपके दोनों रिस्ट में लगाओगे, वन एट द लेफ्ट, वन एट द राइट एंड वन ऑन द लेफ्ट एंकल। क्यों, बिकॉज द हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। तो राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक और लेफ्ट एंकल में एक, ठीक है, मेकिंग अ ट्रायंगल। 3 लीड्स आर अटैच्ड, वन ऑन बोथ रिस्ट एंड वन इन द लेफ्ट एंकल, ठीक है। इसके अलावा आपका चेस्ट लीड्स भी रहता है, वो मल्टीपल वेरिएशंस में लगता है, राइट। जब आप ये लीड्स लगाते हो, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैन बी मॉनिटर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ which is represented by PQRST, right? This is your cardiac, this is your electrocardiogram, right? अभी what does the P represent? ये जो P represent कर रहा है एकदम डायरेक्ट, it is the arrival of action potential at SA node, या फिर it is the depolarization of atria. This is the depolarization of atria, ठीक है, राइट। जब एट्रिया डीपोलराइज होगा तो एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल सिस्टोल जाएगा। सो पी से क्यू जब तक आता है
दिस P से Q is called as the atrial systole. ठीक है, उसके बाद QRS. QRS क्या है? सडन जो स्पाइक है, दिस इज द अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट AV नोड. AV नोड मतलब AV नोड से किधर जाएगा? AV नोड से AV बंडल, AV बंडल से बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फेमस. तो अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स. सो वेंट्रिकल्स में अगर एक्शन पोटेंशियल आया, दिस इज कॉल्ड एज द depolarization of the ventricles. This is called as the depolarization of the ventricles, right? So QRS is the depolarization of ventricles. तो अल्टीमेटली डिपोलराइजेशन के बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन कहां तक होगा? Q से QRS से T तक, QRS से T तक. So the QRST complex forms your ventricular systole, forms your ventricular systole. And once ventricular systole complete हो गया, that means by the time the T wave completes, then the ventricles are in relaxation. So the T wave क्या है? It is the repolarization of the ventricles, the repolarization of the ventricles. Clear है? Clear है? So ultimately हमको क्या मिल गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG. The machine is electrocardiograph. ठीक है? What is electrocardiogram? It is the measuring of electrical activity of heart during cardiac cycle. इसके लिए मेरे को 3 लीड्स चाहिए, वन ऑन बोथ रिस्ट एंड वन इन द लेफ्ट एंकल along with the chest leads. मेरे को एक ग्राफ मिलेगा ऐसा, represented by PQRST. Q is depolarization of atria, P to Q is atrial systole, QRS is the depolarization of the ventricle, QRST is the ventricular systole, and T, ultimately T क्या हो गया? T is the repolarization. T is the repolarization of the ventricles. क्लियर है? क्लियर है? इतना तक ही याद रखना है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इतना ही याद रखना है. ये पैनल आपको याद होने से हो जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स आप काउंट कर लो, आपको कार्डियक जो कॉमन क्वेश्चन मिलता है ना, QRS कॉम्प्लेक्स काउंट कर लो, आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट्स मिल जाएगा. ठीक है? अल्टीमेटली क्या आता है? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. अगेन द कार्डियक एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा. ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा. ठीक है, राइट? मेडुला ऑब्लंगेटा में आपको जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेडुला ऑब्लंगेटा, राइट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिग्नल किधर जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से किधर जाता है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम. ठीक है, पेरिफेरल से कहां जाता है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम. ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का दो पाथवे है, एक नॉर्मल पाथवे, एक इमरजेंसी पाथवे. नॉर्मल पाथवे क्या है? पैरासिम्पैथेटिक. इमरजेंसी क्या है? सिंपैथेटिक. अगर सिग्नल पैरासिम्पैथेटिक से जा रहा है, इट एक्ट्स ऑन वेगस नर्व्स व्हिच रिलीजेस एसिटाइलकोलाइन एंड वो नॉर्मल हार्ट रेट मेंटेन करता है. करेक्ट है? राइट? ब्रेन से सिग्नल गया थ्रू PNS किधर जाएगा? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम. अगर नॉर्मल है, अगर नॉर्मल सिचुएशन में है, तो कौन सा पाथवे होगा? पैरासिम्पैथेटिक पाथवे. Under parasympathetic pathway, it would act on the vagus nerve and vagus nerve would release what? Acetylcholine. Acetylcholine release करेगा तो हार्ट बीट क्या रहेगा? नॉर्मल. करेक्ट है? लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, यही सिग्नल किसके थ्रू काम करेगा? सिंपैथेटिक पाथवे. किसके थ्रू काम करेगा? सिंपैथेटिक पाथवे. और सिंपैथेटिक के थ्रू जब काम करेगा, इट विल एक्ट ऑन एक्सिलेटरी नर्व. किस नर्व पे? एक्सिलेटरी नर्व. एंड एक्सिलेटरी नर्व वुड रिलीज व्हाट? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. क्या रिलीज करेगा? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. अल्टीमेटली ये क्या करेगा? इट वुड इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट. इट वुड इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट. क्लियर है? सो मेडुला ऑब्लंगेटा से सिग्नल आया, PNS के थ्रू आपका ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में गया. नॉर्मल कंडीशन में कहां पे जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक. इमरजेंसी पे कहा जाएगा? सिंपैथेटिक. राइट? पैरासिम्पैथेटिक पाथवे एक्ट्स ऑन द वेगस नर्व व्हिच रिलीजेस एसिटाइलकोलाइन. नॉर्मल हार्ट रेट मेंटेन होगा. अगर इमरजेंसी कंडीशन है, the sympathetic pathway it would act on the accelerated nerve, they will release epinephrine and norepinephrine which would increase the heartbeat. ठीक है, ये तो न्यूरल रेगुलेशन हो गया. हार्मोनल रेगुलेशन में आपको दो ग्लैंड मिल जाएंगे, adrenal gland which is also called as the emergency gland and thyroid gland. Adrenal gland would release adrenaline, noradrenaline which would again accelerate the heartbeat. Thyroid gland thyroxine increase release करेगा which will influence the basal metabolic rate which will ultimately increase the heart rate. ठीक है? So adrenal gland is also called as the emergency gland which will release adrenaline and noradrenaline which will increase the heart rate, whereas thyroid gland thyroxine release करेगा जो BMR release करेगा. BMR के साथ साथ आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा. एंड ऑल्सो हार्ट रेट इज फास्टर इन चाइल्ड. यंग एज में हार्ट रेट फास्ट होता है और जितना ओल्ड एज होता जाता है उतना ही हार्ट रेट क्या होता है? उतना ही हार्ट रेट होता है स्लो. हार्ट रेट क्या हो जाता है आपका? स्लो. क्लियर है?
क्लियर है, राइट? नाउ लास्टली इस रेगुलेशन के बाद क्या रह जाता है? डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, फिर आपको क्या मिल जाएगा? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजिना एंड हार्ट फेलियर मिल जाएगा। करेक्ट है? हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हाइपरटेंशन इज द टर्म which is utilized for blood pressure which is higher than normal 120 by 180. ठीक है? This measure is the 120 in mmHg is the systolic or pumping pressure, right? Whereas 80 mmHg is the diastolic or resting pressure. तो systolic 120, diastolic 80. 120 by 80 है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली इसके ऊपर है, कंसिस्टेंटली अगर इसके ऊपर है, सच एज एग्जांपल देख रखा है 140 90, 140 एंड 90 की तरफ भाग रहा है कंसिस्टेंटली, तो दिस इज कॉल्ड एज अ हाई ब्लड प्रेशर, इज कॉल्ड एज अ हाई ब्लड प्रेशर। नाउ हाई ब्लड प्रेशर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हाई ब्लड प्रेशर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर आल्सो लीड्स टू हार्ट डिजीजेस, आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन एंड किडनी। ठीक है? तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो एक जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे मल्टीपल डिजीजेस क्या हो सकता है? मल्टीपल डिजीजेस बन सकता है बॉडी में। क्लियर है? इसके बाद क्या आता है? coronary artery disease. Coronary artery disease, CAD, also called as atherosclerosis, affects the vessels that supply blood to the heart muscles, that affect the blood supply to the heart muscles, caused by deposit of calcium, fats, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of the arteries narrower. Arteries क्या हो जाएगा? narrow हो जाएगा। जितना arteries narrow होगा, blood उतना ही कम flow करेगा, right? So it affects the vessels that supply blood to the heart, right? It causes by deposition of calcium, fat and cholesterol, fibrous tissues which make the lumen of the arteries narrow. इसके साथ related ये angina है। angina क्या है? It is also known as angina pectoris, a symptom of acute chest pain. क्या है? It is a symptom of acute chest pain. अब ये acute chest pain क्यों हो रहा है? Because no enough oxygen is reaching the heart muscles. No enough oxygen is reaching the heart muscles. ठीक है? angina can occur in men and women of any age, but क्वेश्चन आता है मोर कॉमन कहां पे है? मिडिल एज एंड एल्डरली, मिडिल एज एंड एल्डरली। इट ऑकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो में कमी है, करेक्ट है, तब एंजिना होने का चांसेस है। ठीक है? एंड लास्ट में क्या आता है? हार्ट फेलियर, राइट? हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक। ठीक है? हार्ट फेलियर क्या है? इट मींस द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, when the heart is not pumping blood, when the heart is not pumping blood effectively. अगर heart blood effectively pump नहीं कर रहा है enough to meet the needs of the body, right? It's sometimes called as congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms of this disease. ठीक है? So heart failure कब होता है? जब state of the heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. Clear है? It sometimes is called the congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the symptoms of this disease. Now एक चीज यहाँ पे बता के रखा है कि आपका जो है this heart failure is not same as that of cardiac arrest. It is not same as that of a cardiac arrest. Cardiac arrest में क्या होता है? When heart stops beating. Heart stop beating हो जाता है, ठीक है? Right? Myocardial infarction type. Or a heart attack when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply. समझ में आया? So these are the disorders that you have to remember in this body fluid circulation. ठीक है? Right? So this was in short the entire chapter. I have tried to summarize each and every point मैंने touch किया है. ये just a quick revision है before you come here and attempt the 90 questions. ठीक है? So इसको एक बार देख लो, देख के come here, 90 questions are waiting for you, right? उसको questions को attempt कीजिए, attempt करके whatever the doubts you have, right? Whatever the doubts you have, just solve it, right? एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, फिर से उसको जाके सॉल्व करो, आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन खत्म। करेक्ट है? चलेगा? राइट? सो प्रैक्टिस करते रहिए, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन डे के शॉर्ट नोट से। थैंक यू सो मच।